नमस्ते विद्यार्थियों, अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, वेलकम। जैसे कि आज भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के। इंडियन ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है, शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर को यदि देखें, टाइम टेबल को देखें तो इंडियन ज्योग्राफी का जो बीए पार्ट थर्ड में सेकेंड पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें से जो अभिनव वनडे सीरीज में से पेपर जो आए हैं, उन पेपर्स की यदि बात करें तो निश्चित रूप से एक शानदार सेशन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने इंडियन ज्योग्राफी का पेपर दिया है उनके पेपर मॉडल पेपर में से हूबहू प्रश्न मिले हैं। तो बहुत ही शानदार ये चीज उनको मोटिवेट कर रही है और हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है कि हमारा मॉडल पेपर आपको शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में हूबहू देखने के लिए मिलता है और यहाँ तक कि प्रश्न क्रमांक भी चेंज नहीं होते। तो चलिएगा देखिएगा आज के इस सेशन को। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं कि जो पेपर का नाम है वो भारत का भूगोल यानी द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए पार्ट थर्ड का। इसके अंदर पहले प्रश्न की बात करते हैं कि शेखावटी यूनिवर्सिटी का पहला प्रश्न क्या था और हमारे मॉडल पेपर में से ये प्रश्न कहाँ से पुटअप हुआ, कौन से क्रमांक का पेपर था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे शेखावटी यूनिवर्सिटी का 2 नंबर का प्रश्न यानी दूसरा जो प्रश्न था, भारत के जलवायु प्रदेशों के विषय में विस्तृत ब्यौरा दीजिए। इंडियन क्लाइमेट रीजन्स की बात करते हैं, यानी भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में यहाँ से प्रश्न पुटअप किया गया है। भारत के जलवायु प्रदेशों की यदि बात करें तो हमारे मॉडल पेपर का 15वां प्रश्न था और इसकी टिप्पणी के अंदर पहली टिप्पणी थी भारत के जलवायु प्रदेश। आप दे सकते हैं बाकायदा, देखिए हूबहू पेपर मिल रहा है आपका, भारत के जलवायु प्रदेश। यदि ये प्रश्न आपने किया है तो ऐसे कैसे हमारे अभिनव वनडे सीरीज के 15 प्रश्न की पहली टिप्पणी यदि आपने तैयार की है तो ये प्रश्न आपका यहाँ कवर हो सकता था। तो आप निश्चित रूप से आपके सामने प्रमाण है कि शेखावटी यूनिवर्सिटी का दूसरा प्रश्न हमारे मॉडल पेपर के 15 प्रश्न की पहली टिप्पणी थी। ये आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, शेखावटी यूनिवर्सिटी का कौन सा प्रश्न था जो हमारे मॉडल पेपर में से आया है। ध्यान दीजिए, पढ़िए आप पेपर को, प्रश्न को पढ़िए बहुत ही शांत तरीके से। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ऊर्जा के संसाधनों के विषय में आप क्या समझ सकते, यानी ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं अपन। रिसोर्सेज ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न आया था, संसाधन भूगोल की बात करते हैं वहां पर भी ये प्रश्न था। तो संसाधनों की बात करें तो संसाधनों के अंदर एक ऊर्जा संसाधन एक वर्ग होता है, एक प्रकार होता है। ऊर्जा संसाधनों में यहाँ से प्रश्न पुटअप किया है, क्या किया है, ऊर्जा के संसाधनों के विषय में आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी ऊर्जा संसाधन जो भी हैं, ऊर्जा संसाधनों को पहले वाले वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन आप बात करें तो मैं समझाना चाहूंगा कि जहां तक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो लगभग खनिज है अपने आप में, लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो खनिज नहीं है। क्योंकि कहा जा सकता है कि प्रत्येक खनिज ऊर्जा संसाधन है लेकिन प्रत्येक ऊर्जा संसाधन खनिज नहीं है। जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा एक ऊर्जा संसाधन तो है लेकिन खनिज नहीं है। तो ये कथन भी अक्सर प्रश्न के रूप में देखने के लिए मिलता है कि प्रत्येक खनिज ऊर्जा संसाधन है लेकिन प्रत्येक ऊर्जा संसाधन खनिज नहीं है, कथन की व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संसाधनों की यदि बात करें तो हमारे मॉडल पेपर का 6वां प्रश्न था, भारत के खनिजों के वितरण व उत्पादन की व्याख्या कीजिए, समझाइए इसको। तो खनिजों की जब बारी आएगी तो खनिजों के अंदर आप ऊर्जा खनिज पढ़ेंगे और यहाँ पर जो ऊर्जा खनिज है, यहाँ पर ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो ऊर्जा खनिज है यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों के 2 वर्ग करते हैं। एक परंपरागत वर्ग कहलाता है, एक कौन सा वर्ग कहलाएगा, परंपरागत, और एक गैर परंपरागत। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब भारत के खनिज आपने पढ़े और उसमें ऊर्जा खनिज डेफिनेटली आपको तैयार करने ही थे। ये जो ऊर्जा खनिज हैं वो यहाँ पर आप बात करते हैं तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है अपने आप में। तो देखिए ये 100% पेपर तो नहीं आया, प्रश्न नहीं आया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर 50% से ज्यादा आपका कवर हो रहा है ये प्रश्न, क्योंकि ऊर्जा खनिज परंपरागत ऊर्जा संसाधन है अपने आप में। तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो रहा है। बच रहा है कौन सा, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को आप अपने कॉमन सेंस के बेस पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास, बायो ऊर्जा, जैव ऊर्जा कहने का मतलब, और ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप।
तो ये मैं कहना चाहूंगा कि 100% ये प्रश्न कवर नहीं हो रहा है। ये सत्य है, हम कहीं चिटिंग वाली बात नहीं कर रहे, हम हमारे बात को कोई बड़ा चढ़ा के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करते। जो हुबहू है, जो सत्य है वो है। तो यहाँ पर ये प्रश्न 50% कवर कर रहा है हमारे प्रश्न को, मॉडल पेपर को। ऊर्जा खनिजों को जब तैयार करेंगे तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट ये आप कॉमन सेंस से आप एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न के ऊपर। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अगले प्रश्न को पढ़िएगा आप ध्यान से। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न की बारी है। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में लौह इस्पात उद्योग के वितरण का वर्णन कीजिएगा। ध्यान दीजिए, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के प्रश्न को पढ़िए और हमारे मॉडल पेपर के प्रश्न को पढ़िए। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो 6वां प्रश्न था, हमारे मॉडल पेपर का 8वां प्रश्न था। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पूछा है लोहा इस्पात उद्योग, और यहाँ पर 8वें प्रश्न में हमारा लोहा इस्पात उद्योग ऐसा कैसा है। ध्यान दीजिएगा, 3 उद्योग दिए थे, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट में से किन्हीं 2 पर विस्तार से आपको वर्णन करना था। ऐसा मॉडल पेपर में आपको तैयार करने के लिए कहा गया था। यदि ये वाला प्रश्न आपने तैयार किया है, हमारे मॉडल पेपर पर आपने बिलीव किया है, विश्वास किया है, तो हमारे मॉडल पेपर ने आपको हतोत्साहित नहीं किया है। यानी आपका मॉडल पेपर में से आपका 100% पेपर आया है। प्रत्येक पेपर कह रहा है, अब तक की वनडे सीरीज कह रही है। तो आप अभिनव वनडे सीरीज के ऊपर विश्वास करना नहीं भूलें। और इसके साथ ही आपको बार बार कह रहे हैं कि जब अभिनव वनडे सीरीज यूनिक है अपने आप में, आप लोगों के लिए 24 और मात्र 24 घंटे में पूरे पेपर को सही करवाने की क्षमता रखती है। तो आप अभिनव वनडे सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें और इसको शेयर करना नहीं भूलें। निश्चित रूप से आप हमारे इस स्टेटमेंट के ऊपर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। तो चलते आगे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपका 100% कवर हो रहा है। ठीक है, बढ़ते आगे अगले प्रश्न के ऊपर बढ़े। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। ऐसा कैसा प्रश्न हुबहू आपको देखने के लिए मिला है। अगला प्रश्न भी 7वां प्रश्न क्या है? भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिएगा। यानी भारत में जो पॉपुलेशन है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, क्यों है? जनसंख्या का संकेंद्रण कुछ क्षेत्रों में क्यों है? जैसे मैदानी क्षेत्र में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उच्चावच वाले क्षेत्र जैसे पर्वत पठार, इनमें आप बात करें तो ये उबड़ खाबड़ है, असमतल है, यहाँ पर मानव रहना पसंद नहीं करता या बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। तो देखिएगा, ये जो जनसंख्या का असमान वितरण है, ये क्यों है? तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, जनसंख्या घनत्व तो कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। ऐसे कौन से फैक्टर है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? उन फैक्टर्स को यहाँ पर पढ़ना था, एक्सप्लेन करना था। हमारा ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का 7वां प्रश्न है, मॉडल पेपर का 10वां प्रश्न है। भारत के जनसंख्या वितरण को समझाते हुए जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश डालिए। जब आप जनसंख्या वितरण और वृद्धि पढ़ेंगे तो इनके प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे, और जब ये कारक पढ़े तो ये प्रश्न इस हमारे शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो ये वाला प्रश्न हुबहू आपके प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिला है। आप 100% ये प्रश्न करके आए होंगे, ऐसा विश्वास है हमारा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा विद्यार्थियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखें और ध्यान से पढ़ करके देखें और ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर कवर हो रहा है। क्या है प्रश्न? भारत में प्रादेशिक आयोजना के विषय में विस्तृत ब्यौरा दीजिए। यानी रीजनल प्लानिंग क्या होती है? आयोजना को योजना भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, भारत में प्रादेशिक योजना या आयोजना दोनों शब्द काम में लिए जा सकते हैं। तो भारत के अंदर प्रदेशों की जो योजना बनाई जा सकती है, प्रादेशिक विकास के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है, वो अपने आप में प्रादेशिक आयोजना कहलाती है, योजना कहलाती है। यहाँ पर देखिए हमारा 11वां प्रश्न था, भारत में प्रादेशिक असंतुलन पर प्रकाश डालिए। रीजनल इम्बैलेंस होता है, किसी क्षेत्र का ज्यादा विकास है तो किसी का कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस जो असंतुलन यहाँ पर हो रहा है, उस असंतुलन को समाप्त करने के लिए जो हमारे को योजनाएं बनाई जाएगी, हमारी योजना ही से ही प्रादेशिक असंतुलन को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर योजना की आवश्यकता होगी। तो ये योजना वाला प्रश्न हुबहू यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो योजनाएं क्यों बनाई जाती है? किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी प्रदेश का विकास समग्र रूप से हो और जितने भी प्रदेश हैं उनका विकास समान रूप से हो। ऐसा नहीं है कि जयपुर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो और जोधपुर पिछड़ जाए,
बीकानेर पिछड़ जाए, उदयपुर पिछड़ जाए, ऐसा नहीं हो। तो देखिए प्रत्येक प्रदेश का विकास करना प्रादेशिक योजना विभाग का दायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो प्रत्येक प्रदेश का विकास समान रूप से करने का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माँ बाप के ऊपर भी देख सकते हैं अप्लाई होता है। एक माँ बाप अपनी जितनी भी संतानें होती हैं उनके प्रत्येक संतान का समग्र और समान रूप से विकास चाहता हो। वो माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरे किसी एक संतान का विकास ज्यादा हो और दूसरी का कम हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कभी नहीं सोच सकता। तो ऐसे ही प्रादेशिक योजना विभाग का भी ये दायित्व होता है कि वो प्रत्येक प्रदेश का विकास निश्चित रूप से समान रूप से करे। ये प्रादेशिक योजना के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न यहाँ पर अटैच हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर में हुबहू आया है। यदि ये प्रश्न आपने पढ़ा है, निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा क्या है प्रश्न। शेखावट यूनिवर्सिटी का पेपर था, क्या था? भारत में परिवहन के साधनों का वर्णन कीजिए। परिवहन के साधन जितने भी हैं, जल थल वायु पाइप, आप देखिएगा जितने भी साधन है उनमें से किसी एक की विस्तृत व्याख्या करनी थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे मॉडल पेपर का कौन सा प्रश्न है? 13वां। क्या प्रश्न है? भारत में परिवहन के प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, परिवहन के क्या प्रभाव पड़े हैं। पहली बात, जब इस प्रश्न को आप सॉल्व किए तो इनके पॉइंट में हमने बताया था कि परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है प्रादेशिक विकास पर, वहां के क्षेत्रीय विकास के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न वहां के यानी जितने भी परिवहन के साधनों का जाल बिछा होता है उनसे वहां पर डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो वैसे ही उन्हीं अनुपात में परिवहन के साधन बढ़ते जाएंगे। तो किसी क्षेत्र का विकास और परिवहन साधनों का विकास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना क्षेत्र का विकास होगा उतने ही परिवहन के साधनों का जाल बिछेगा, और जैसे ही जाल बिछता जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास बढ़ता जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगात्मक बिंदु हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखने की बात यह है कि दोनों ही प्रश्न अपने आप में यूनिक हैं, और ये प्रश्न हुबहू हमारे मॉडल पेपर का कहाँ देखने के लिए मिला है? शेखावट यूनिवर्सिटी में ये पेपर आया है, तो आप हुबहू ये प्रश्न आपने देख लिया होगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़िएगा, अंतिम प्रश्न क्या है शेखावट यूनिवर्सिटी का, और वो भी हमारे मॉडल पेपर में से है। क्या है? हुबहू प्रश्न छपा है, देखिएगा 2 शब्द ही चेंज हुए हैं। ऐसा कैसा प्रश्न हुबहू छपा है? ध्यान दीजिए, क्या है? भारत में पर्यावरणीय समस्याओं के विषय पर विस्तृत ब्यौरा दीजिए। और हमारा मॉडल पेपर में क्या था? भारत के पर्यावरणीय मुद्दों पर निबंध लिखिए। विस्तृत ब्यौरे की जगह निबंध था, बस बाकी प्रश्न एज इट इज है। ध्यान दीजिए, ये पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से, पर्यावरण की समस्याएं कौन कौन सी हैं भारत के सामने वर्तमान में? सूखा, अकाल हो सकता है, ज्वालामुखी भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, ओजोन को संबंधित हो सकता है, पर्यावरणीय समस्या हो सकती है, नदी के पॉल्यूशन की समस्याएं हो सकती हैं। ये करंट में जनसंख्या पॉपुलेशन पर्यावरणीय समस्या एक तरीके से हो सकती है। ये करंट में ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिनके ऊपर पूरे भारत को और पूरे विश्व को चर्चा या चिंतन करना आवश्यक है। ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं? तो ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों की चर्चा करने के लिए हमने एक मॉडल पेपर में एक प्रश्न दिया था कि इसको आप तैयार कीजिएगा। लेटेस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार आता रहता है पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर के, और ये प्रश्न शेखावट यूनिवर्सिटी के पेपर में भी छपा है। तो ये प्रश्न भी आप हुबहू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा हमारे मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके शेखावट यूनिवर्सिटी के पेपर में आए हैं। मैं आपको काउंट करवाना चाहूंगा। नंबर 1 पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठवां है, और ये 7वां है। यानी शेखावट यूनिवर्सिटी में 9 प्रश्न आते हैं, उनमें से 7 प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से आए हैं। यानी अभिनव वनडे सीरीज यूनिक आपके लिए। आपको 9 में से 4 ही प्रश्न करने थे, लेकिन हमारे मॉडल पेपर में से शेखावट यूनिवर्सिटी के 9 प्रश्नों में से 7 प्रश्न हुबहू मिले हैं। आपको 4 करने थे, आते हुए भी 3 प्रश्न आप छोड़ के आए। ये अभिनव टीम की एक बहुत ही शानदार उनके अनुभव का नतीजा है कि उनके पास जो यूनिक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका फायदा आप लोगों को मिले। आपको कम समय में पूरा शेखावट यूनिवर्सिटी का पेपर हुबहू मिले, ये अभिनव टीम का प्रयास रहेगा। और 2024 में अभिनव वनडे सीरीज आपके मार्केट में और आपके हाथों में होगी। इन्हीं अपेक्षाओं और आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।